हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रताप एकेडमी के डिफेंस वॉरियर यूट्यूब चैनल पर। और जैसे कि आप सभी को पता है, हमने 27 मार्च का टारगेट रखा है अपने आर्मी जीडी एग्जाम के लिए। ठीक है, तो 27 मार्च के टारगेट के हिसाब से हम डेली एक मॉक टेस्ट किया करेंगे, एक दिन साइंस का और एक दिन जीके का। ठीक है, और जब तक आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर हमें एग्जाम की डेट कंफर्म नहीं होती, तब तक हम ये मॉक टेस्ट जो सीरीज है इसको कंटिन्यू रखेंगे। जैसे ही एग्जाम की डेट फिक्स होती है और हम श्योर होते हैं, तब उसके हिसाब से हम आगे का नेक्स्ट टारगेट है जो, या नेक्स्ट शेड्यूल है जो, हम वो सेट करेंगे। ठीक है ना, लाइव क्लासेस, मैथ की लाइव क्लासेस, ठीक है, और मैराथन क्लासेस 2-2 3-3 घंटे की लगातार जीके और साइंस की। तो वो हम जब आर्मी की डेट जो फिक्स होगी, तब उसके हिसाब से हम वो अपने जो नए टारगेट है वो फिक्स करेंगे। ठीक है ना, और इतना हम यही स्टार्ट करेंगे, कंटिन्यू रखेंगे अपनी मॉक टेस्ट की सीरीज, ताकि आपकी जो तैयारी है वो धीरे धीरे कंटिन्यू चलती रहे। ठीक है ना, तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम साइंस से स्टार्ट करेंगे। तो इसमें 15 क्वेश्चन है साइंस के। तो आपने करना क्या है, आपने जैसे ही क्वेश्चन आएगा उसको वीडियो को पॉज करके अपनी तरफ से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, और साथ में नोट करना है कि आपका क्वेश्चन सही था या गलत था। ठीक है ना, और लास्ट में काउंट करके आपने कमेंट करके बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और कितने क्वेश्चन है जो वो गलत हुए हैं। ठीक है, और जैसे ही ये डेट कंफर्म होती है एग्जाम की, तब से हम ये जो मॉक टेस्ट लेना है वो हम लाइव क्लासेस शुरू कर देंगे। ठीक है ना, तो अभी तक हम ऑफलाइन ही इसको रिकॉर्ड करके डालेंगे। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं हम। तो बाकी वीडियो की पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। ठीक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना आप, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। ठीक है ना, वहां से कर लेना। और साथ में इंस्टाग्राम के ऊपर भी आप हमें फॉलो कर लेना, ये इंस्टाग्राम अकाउंट है प्रताप एकेडमी का, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। यहाँ पे क्विज चेक कर लेना आप, क्विज में स्टोरीज वगैरह में क्वेश्चन है जो चलते रहते हैं। ठीक है ना, स्टोरी चेक कर लेना, यहाँ क्विज में क्वेश्चन है जो चलते रहते हैं। ठीक है ना, तो पहले प्रश्न से करते हैं स्टार्ट। एक्जिमा किस अंग से संबंधित बीमारी है? तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और कमेंट करिए, या साथ में नोट कर लेना कि आपका ये क्वेश्चन है जो सही है या गलत है। ठीक है ना, तो एक्जिमा है त्वचा से संबंधित बीमारी। ठीक है ना, जो स्किन है, स्किन से संबंधित बीमारी है एक्जिमा, ये आपने याद रखना है। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि स्किन में कितनी परतें होती हैं, तो 3 परत आप आंसर में बताओगे। ठीक है ना, 3 परतें हैं आपकी। और स्किन की स्टडी को या त्वचा के अध्ययन को बोला जाता है डर्मेटोलॉजी, ये भी आपने याद रखना है। ये क्वेश्चन भी जो आर्मी एग्जाम्स में काफी बार देखा गया है। ठीक है ना, त्वचा के अध्ययन को क्या कहा जाता है? डर्मेटोलॉजी कहा जाता है, ये भी आपने याद रखना है, डर्मेटोलॉजी। ठीक है जी, डर्मेटोलॉजी ये याद रखना है आपने। और यहाँ पे आप देख सकते हो, हृदय से आप याद रख सकते हो हार्ट में कितने चैम्बर है? 4 चैम्बर। ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में देखा गया है। ठीक है, और किडनी से आप संबंधित क्वेश्चन ये याद रख सकते हो कि ब्लड को फिल्टर करने का काम कौन करती है? किडनी। ठीक है ना, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ब्लड को फिल्टर कौन करता है, तो आपका आंसर होगा किडनी ब्लड को फिल्टर करती है। ठीक है जी, नेक्स्ट, लेप्रोस्कोपी क्या है? तो लेप्रोस्कोपी आपने बतानी है। ये 4 ऑप्शन आपके पास है, एक बीमारी का नाम है, एक प्रोटीन का नाम है, या एक बैक्टीरिया, या फिर एक तरह की सर्जरी है। ठीक है, तो लेप्रोस्कोपी जो है इसका आंसर होगा आपका डी, एक तरह की सर्जरी। ठीक है ना, तो ये याद रखना है आपने। नेक्स्ट प्रश्न आपका, मानव शरीर का सबसे कठोर हिस्सा कौन सा है? तो ये 4 ऑप्शन आपके पास है, आपने हार्डेस्ट पार्ट बताना है ह्यूमन बॉडी का। 4 ऑप्शन आपके पास है, एनामल, मोलर, फीमर हड्डी, या कैनियन। ठीक है, तो इसका सही आंसर है एनामल। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है? एनामल। आपके जो दांत होते हैं, दांतों के ऊपर एक वाइट कलर की एक लेयर होती है, उसे हम बोलते हैं एनामल। ठीक है ना, सभी दांतों के ऊपर, और ये बनी होती है कैल्शियम फॉस्फेट की। किस चीज की बनी होती है? कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है। ये भी आपने याद रखना है, अगर आपसे पूछा जाए एनामल किस चीज की बनी होती है, तो कैल्शियम फॉस्फेट की ये बनी होती है। ठीक है ना, और हड्डियां किस चीज की बनी होती हैं? हड्डियां कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती हैं। ठीक है ना, दोनों में फर्क है। अगर आपसे पूछा जाए कि मानव की जो हड्डियां हैं वो किस चीज की बनी होती है, तो वो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती हैं। और जो एनामल है, जो दांतों के ऊपर व्हाइट लेयर होती है, ठीक है, वो बनी होती है कैल्शियम फॉस्फेट की। ठीक है, याद रखना है। और फीमर हड्डी से आप यहाँ पे ये याद रखना है अपने, फीमर हड्डी है जो मानव के शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। ठीक है, इसे हम जांग की हड्डी भी बोल देते हैं, ये मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। ठीक है ना, तो याद रखना है। मोलर, मोलर जाड़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है ये वर्ड। ठीक है ना, तो ये याद रखना है, मोलर और प्री मोलर। ठीक है जी, नेक्स्ट,
एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो नॉर्मल टेम्परेचर बताना है ह्यूमन बॉडी का कितना होता है। ये चार ऑप्शन आपके पास है, 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 फारेनहाइट या 100 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे आना था, ठीक है ना, 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो या फिर ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर है ए और बी दोनों, ठीक है ना। अगर आपसे सेल्सियस में पूछा जाए ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर तो होगा 37 डिग्री सेल्सियस, और अगर फारेनहाइट में पूछा जाए आपसे तो होगा 98.6 फारेनहाइट, ठीक है। तो ये दोनों ही होंगे। क्लियर है भाई? अगर ऑप्शन में सेंटीग्रेड के हिसाब से हो तो आप 37 डिग्री मार्क करोगे, और अगर फारेनहाइट के हिसाब से हो तो आप 98.6 को टिक करोगे, ठीक है ना। तो ये याद रखना है आपने। जैसे तापमान है ना, तापमान मिलने की अलग अलग, आप बोल सकते हो अलग अलग तरह के पैमाने या अलग अलग तरह के स्केल होते हैं, ठीक है ना। जैसे अगर आपको कोई दूरी मिलनी है, ठीक है ना, कोई दूरी है उसको मापना है, तो आप उसको किलोमीटर में भी नाप सकते हो, ठीक है। किलोमीटर के अलावा आप उसको मीटर में, सेंटीमीटर में, ठीक है, फुट में, गज में और मील में ऐसे नाप सकते हो, ठीक है ना। तो ऐसे टेम्परेचर को नापने के लिए अलग अलग तरह की जो इकाइयां हैं वो यूज की जाती हैं। फारेनहाइट हो गया, डिग्री सेल्सियस हो गया, ठीक है जी, और केल्विन हो गया। तो ये अलग अलग तरह के पैमाने हैं जो तापमान को, टेम्परेचर को नापने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, वोल्फिया क्या है? ठीक है जी, तो ये आपका प्रश्न है, वोल्फिया क्या है। ये चार ऑप्शन आपके पास है, सबसे छोटा फूल, सबसे छोटा फल, सबसे बड़ा फूल या फिर ए और बी दोनों, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए और बी दोनों, ठीक है ना। तो जो सबसे छोटा फूल है, जो स्मॉलेस्ट फ्लावर है वर्ल्ड का, उसका नाम है वोल्फिया, और जो सबसे छोटा फल है, स्मॉलेस्ट फ्रूट है, उसका नाम भी है वोल्फिया, ठीक है ना। तो याद रखना है, सबसे छोटा फल अगर पूछा जाए तो भी वोल्फिया, और सबसे छोटा फूल अगर पूछा जाए तो भी वोल्फिया, ठीक है। तो सबसे छोटा फल और फूल दोनों का नाम क्या है? वोल्फिया। और अगर आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा फूल कौन सा है, तो सबसे बड़ा फूल है उसका नाम है रेफलेशिया। क्या नाम है? रेफलेशिया, याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा फूल कौन सा है, बिगेस्ट या लार्जेस्ट फ्लावर अगर आपसे पूछा जाए तो वो है रेफलेशिया। और अगर आपसे लार्जेस्ट फ्रूट पूछा जाए, सबसे बड़ा फल, तो वो होगा कटहल। कटहल यानी जैक फ्रूट, ठीक है ना। अब ये मत बोल देना कि कटहल तो सब्जी होती है, ठीक है ना। सब्जी हम उसकी बना लेते हैं, पर वो होता है फ्रूट, ठीक है ना। कटहल सबसे बड़ा फल है। ओके, नेक्स्ट, पेड़ पौधों के विकास के लिए किस खनिज की आवश्यकता नहीं पड़ती? ठीक है, तो ये आपने बताना है कौन सा मिनरल है, कौन सा खनिज है जिसकी आवश्यकता पेड़ पौधों को नहीं होती, ठीक है। तो ये चार ऑप्शन आपके पास हैं, कैल्शियम, नाइट्रोजन, पोटाशियम और सोडियम, ठीक है। तो इसका सही आंसर है डी, सोडियम। सोडियम की कोई जरूरत नहीं है पेड़ पौधों को, ठीक है ना, ये याद रखना है आपने। और यहाँ पे आप ये भी याद रख सकते हो, पेड़ पौधों की स्टडी को क्या कहा जाता है, पेड़ पौधों की पढ़ाई को, अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है बोटनी, ठीक है ना। ये आप याद रख सकते हो, बॉटनी या बॉटनी, पेड़ पौधों की स्टडी को, पेड़ पौधों के अध्ययन को बॉटनी कहा जाता है, ठीक है। और पेड़ पौधों का जो विकास होता है उसको मापने के लिए एक यंत्र का प्रयोग किया जाता है जिसको बोला जाता है सरिस्कोग्राफ, ठीक है ना। पेड़ पौधों के विकास को नापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो प्रयोग किया जाता है सरिस्कोग्राफ का। और सरिस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया था? जगदीश चंद्र बोस ने, जेसी बोस। तो आप ये भी याद रख सकते हो, ठीक है भाई। जेसी बोस इंडियन थे, तो इंडियन थे, इन्होंने एक यंत्र बनाया था सरिस्कोग्राफ, जिसका इस्तेमाल हम करते हैं पेड़ पौधों की ग्रोथ को नापने के लिए, ठीक है भाई। तो यहां तक इतना बहुत है, नेक्स्ट चलते हैं। और सोडियम अपना जो नमक होता है, ठीक है ना, सोडियम क्लोराइड, उसका फॉर्मूला होता है NaCl, ठीक है। साधारण नमक जो हम घर में यूज करते हैं, टाटा नमक है ना, देश का नमक, तो वही है उसका फार्मूला NaCl। सोडियम क्लोराइड हम उसको बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ Na का मतलब है सोडियम और Cl का मतलब है क्लोराइड। ओके, नेक्स्ट, कौन पेड़ पौधों में जल के संवहन में प्रमुख भूमिका अदा करता है? संवहन का मतलब है उसको लेके जाना इधर से उधर, ठीक है ना। तो कौन है जो पेड़ पौधों में जो जल है, वाटर है, उसको सप्लाई करता है? जैसे पेड़ पौधों को हम जड़ में पानी देते हैं ना, तो वहां से वाटर को लेके ऊपर पत्तों तक कौन पहुंचाता है, ठीक है ना। तो ये चार ऑप्शन है आपके पास, फ्लोएम, हरित लवक, जाइलम या हाइड्रो
हाँ हाइपोडर्मिस, ठीक है ना, हाइपोडर्मिस, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन आपके पास है और इसका सही आंसर है जाइलम, ठीक है। जाइलम। पेड़ पौधों में दो एक अलग तरह के सेल आप बोल सकते हो, ठीक है ना, सेल टाइप होते हैं, फ्लोइम होता है और एक जाइलम होता है, दो होते हैं, ठीक है ना। और पेड़ पौधों को विकास के लिए दो ही चीजों की जरूरत है मेनली धरती में से, तो एक वो पानी देते हैं और दूसरा जो है वो पौष्टिक तत्व खनिज है ना, ठीक है ना, कैल्शियम पोटाशियम वो सारा वो लेते हैं, ठीक है ना। तो जो जाइलम है, जाइलम का काम है पानी को लेके जाना ऊपर तक, ठीक है ना, जड़ों से वो पानी को लेके जाता है तनों तक और पत्तों तक, ठीक है, जाइलम। तो इसको आप कैसे याद रख सकते हो, देखो जाइलम से आप याद रख सकते हो जेलम। जेलम क्या है, नदी, और नदी में क्या होता है, जल, ठीक है ना। तो जल के लिए जेलम, जल के लिए जेलम, या आप ऐसे भी याद रख सकते हो ज से जल और ज से जाइलम, ठीक है ना। तो जाइलम लेके जाता है और जो फ्लोइम होता है, फ्लोइम लेके जाता है खनिज तत्व, ठीक है, जो पोटाशियम हो गया, ठीक है, जो नाइट्रोजन हो गया, जो पेड़ पौधों को विकास के लिए चाहिए, सोडियम तो नहीं चाहिए, बाकी जो चाहिए वो सारा कुछ कौन लेके जाएगा, फ्लोएम। तो फ्लोएम हो गया खनिज तत्वों के लिए और जाइलम हो गया जल के लिए, वाटर के लिए, पानी के लिए। ओके, नेक्स्ट, लौंग पौधों का कौन सा भाग होता है, ठीक है ना। तो जो लौंग होता है जिसे हम सब्जी वगैरह में यूज करते हैं, चाय वगैरह में, ठीक है ना, एक तरह का मसाला है। तो वो हमें पेड़ से कहां से प्राप्त होता है, तो वो पेड़ का जो फूल होता है और फूल की जो कली होती है वही होता है लौंग। उसको हम सुखा के क्या बना देते हैं, लौंग बना देते हैं, ठीक है ना। तो लौंग एक तरह का मसाला है और आपको बता दूं मसालों के उत्पादन में भारत पूरी दुनिया में नंबर 1 है, ये याद रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन आए कि मसालों के उत्पादन में नंबर 1 दुनिया में नंबर 1 देश कौन सा है, भारत। और अगर आपसे भारत में पूछा जाए कि मसालों के उत्पादन में भारत का नंबर 1 राज्य कौन सा है, तो वो होगा केरल, ठीक है ना। और मसालों का बगीचा भी केरल को बोला जाता है, मसालों का बगीचा भी किसको बोला जाता है, केरल को, जिसकी राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल की राजधानी क्या है, तिरुवनंतपुरम, ठीक है, याद रखना है आपने। और केरल में एक नेशनल पार्क भी है जो काफी ज्यादा आर्मी के एग्जाम में पूछा जाता है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क। साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ठीक है, ये डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहां पे है, केरला में है, ठीक है भाई, याद रखना है, काफी एग्जाम में देखा गया है क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट, अफीम के पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो हर एक चीज का, दुनिया में कोई भी चीज है, पेड़ है, पौधा है, पत्ता है, जीव है, जानवर है, कुछ भी है, बैक्टीरिया भी है, हर एक चीज का एक वैज्ञानिक नाम होता है, ठीक है ना, जो पूरी दुनिया में सेम ही होता है। जैसे अब लैंग्वेज तो पूरी दुनिया में काफी सारी है, ठीक है ना, यहाँ पे हम लोइन को शेर बोल रहे हैं, ठीक है, किसी कंट्री में कुछ और बोला जा रहा है, इंग्लिश में इसको लोइन बोल रहे हैं, अलग अलग भाषा में अलग अलग है ना। पर वैज्ञानिकों की एक अलग ही भाषा है, उसमें हर एक जीव का एक पर्टिकुलर नेम है और पूरी दुनिया में वो लैंग्वेज जो है सेम है, ठीक है ना। ताकि जो लैंग्वेज का बैरियर है वो वैज्ञानिकों की रिसर्च वगैरह में ना आए, तो एक अलग से कैटेगरी वाइज बना रखा है, एक अलग कैटेगरी बना देते हैं, उस कैटेगरी के अंदर आने वाले सारे जीव वो अलग हो जाते हैं। जैसे कैट की स्पीसीज होगी, वो सारी कैट की जितनी भी स्पीसीज है उनके सबके अलग अलग नाम करके उसको कैट की स्पीसीज कैटेगरी में रख देते हैं, ठीक है ना। ऐसे ऐसे करके हर एक चीज का एक अलग नाम होता है, ठीक है ना। तो अगर बात करें अफीम के, ये क्वेश्चन है जो पिछले साल तो नहीं, शायद रिलेशन की भर्ती थी उसमें 2018 की बात है, 2018 या 19 में ये एग्जाम में क्वेश्चन है जो देखा गया था, ठीक है ना, तो पूछा गया था, सॉरी, ठीक है। तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, पेपेवर सोमनीफेरम, ठीक है ना, पेपेवर सोमनीफेरम, ये याद रखना है आपने। आरआरबी, ठीक है ना, अब मेरे याद आया, वो आरआरबी का एग्जाम था, ठीक है ना, आरआरबी के एग्जाम में 10th बेस पे ही था ये, इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, वहीं से मैंने इसको उठाया है। और क्योंकि आपकी आर्मी का लेवल अब पता नहीं किस बेस पे आएगा, किस किस लेवल तक का एग्जाम आ सकता है, ठीक है, क्योंकि 1 साल हो गया एग्जाम नहीं हुआ है, तो इसलिए थोड़ा सा क्वेश्चन है जो थोड़े से अपर लेवल के भी मैंने इसमें डाले हैं, ठीक है। तंबाकू में कौन सा हानिकारक तत्व पाया जाता है, ठीक है, तो तंबाकू में ये 4 ऑप्शन है आपके पास, बायोटीन, निकोटीन, सुक्रोज और लैक्टिक अम्ल, इसमें से आपने बताना है कि कौन सा हानिकारक तत्व पाया जाता है, ठीक है। तो तंबाकू में पाया जाता है निकोटीन, याद रखना है आपने, बिल्कुल बेसिक सा सिंपल सा क्वेश्चन है, तंबाकू में क्या पाया जाता है, निकोटीन पाया जाता है, ठीक है ना। और तंबाकू का जो धुआं होता है, धुएं में कौन सी गैस पाई जाती है, ये क्वेश्चन भी पहले एग्जाम में देखा गया है, ठीक है ना। तंबाकू के धुएं में कौन सी गैस पाई जाती है, तो तंबाकू के धुएं में पाई जाती है कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसका सूत्र होता है CO, ठीक है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड पाई जाती है तंबाकू के धुएं में, ठीक है।
तंबाकू की खेती को भारत में किसने शुरू किया? ये क्वेश्चन भी पहले पेपर में पूछा जाता है। तंबाकू की खेती को भारत में शुरू किया था पुर्तगालियों ने, ठीक है ना, पुर्तगालियों ने तंबाकू की खेती को भारत में शुरू किया था। ओके, नेक्स्ट, पृथ्वी पर जी का मान सबसे अधिक कहां पर होता है? तो पृथ्वी पर जी का मान सबसे अधिक कहां पर होता है, ये आपने बताना है। ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं। समुद्र में, ध्रुवों पर यानी पोल्स पर, भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर पर, और कर्क रेखा पर। तो इसका सही आंसर क्या है? जी का मान सबसे अधिक आपको मिलेगा भूमध्य रेखा पर, ठीक है ना, यानी 0 डिग्री पर, इक्वेटर, ठीक है ना, जैसे अपनी धरती है ये अर्थ होगी, ठीक है जी। ध्रुव कहां पे मिलेंगे आपको? ये सबसे जो बीच वाली लाइन है 0 डिग्री की लाइन, इसको हम क्या बोलते हैं? इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा, ठीक है। और इसके 23.5 डिग्री ऊपर जो ये लाइन है उत्तर में, ठीक है ना, क्योंकि देखो इस लाइन ने धरती को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, 2 हिस्सों में बांट दिया इस लाइन ने, आधी धरती ऊपर हो गई, आधी नीचे हो गई, ठीक है ना। तो जो ऊपर है उसको हम बोलते हैं उत्तर, ठीक है जी, उत्तरी अर्धगोला, क्योंकि ये पूरी की पूरी धरती क्या है, पृथ्वी क्या है, गोला, और जो इसने डिवाइड कर दिया, इसको बांट दिया, तो ये हो गया उत्तरी अर्धगोला यानी आधा गोला, उत्तरी अर्धगोला, और नीचे हो गया दक्षिणी अर्धगोला, ठीक है ना, दक्षिणी अर्धगोला ये नीचे हो गया। तो यहाँ पे 23.5 डिग्री जो उत्तर की लाइन है इसको हम बोलते हैं कर्क रेखा, ठीक है। और ऐसे ही 23.5 के बाद फिर जब यहाँ पे हम 90 डिग्री पे पहुंचेंगे तो 90 डिग्री को हम बोलेंगे उत्तरी ध्रुव, ठीक है जी, उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव। और सेम ऐसे ही 23.5 डिग्री पे नीचे है मकर रेखा, ठीक है, मकर रेखा। और ऐसे ही जब हम 23.5 के बाद 24, 25 और ऐसे करते हुए 90 पे पहुंचेंगे ना यहाँ पे, तो इसको हम बोलेंगे 90 डिग्री दक्षिण को हम बोलेंगे दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल, ठीक है, साउथ पोल। तो ये अपने याद रखने हैं, ठीक है। तो भूमध्य रेखा यहाँ पे इस एरिया में जो ग्रेविटी है, जी का मान, जी का मतलब क्या है, यहाँ पे है ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण बल जो है, हम आसमान में कोई भी चीज फेंकते हैं तो वो वापस पृथ्वी पे आ जाती है ना। पृथ्वी के अंदर एक पावर है जो हर चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है, उसी को हम ग्रेविटी बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण, जिसकी खोज जो की थी वो न्यूटन ने की थी। सुनिए ना आपने सबने स्टोरी की, वो एक सेब के पेड़ के नीचे बैठा था और एक सेब है जो टूट के उसके सिर पे गिरता है, फिर वो सोचता है कि नीचे क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं गया, वही सारा कुछ, ठीक है ना। तो उस न्यूटन ने की थी, याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि ग्रेविटी की खोज या गुरुत्वाकर्षण बल की जो खोज है वो किसने की थी? न्यूटन ने की थी, ठीक है। तो ये याद रखना, इस एरिया में भूमध्य रेखा पर जो ग्रेविटी है वो सबसे अधिक होती है। ओके, अगर फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट कर देना, कोई इश्यू नहीं है, या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना। नेक्स्ट, हीरा और ग्रेफाइट किसके अवरूप है? हीरा और ग्रेफाइट आपने बताना है किसके अवरूप है। ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं, कोयला, हाइड्रोजन, कार्बन या लेड, ठीक है। तो इसका सही आंसर है कार्बन। तो कार्बन के काफी अवरूप होते हैं, 4-5, ठीक है, आपको नहीं याद रखने, आपको मेनली 3 याद रखने हैं, हीरा, ग्रेफाइट और कोयला। कोयला भी कार्बन का ही अवरूप होता है, ये भी याद रखना है। कोयला किसका अवरूप होता है? कार्बन का। ग्रेफाइट भी और हीरा भी, ठीक है। हीरा जो है पूरी पूरी पृथ्वी पर सबसे कठोर वस्तु, अगर आपसे पूछा जाए, कोई धातु या अधातु की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है वस्तु की। सबसे कठोर वस्तु क्या है? हीरा, ठीक है, याद रखना है। और ग्रेफाइट क्या है? ग्रेफाइट का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? जो आपकी पेंसिल है ना, पेंसिल का जो मूंगा है वो किस चीज का बना होता है? वो ग्रेफाइट का ही बना होता है। और इसके अलावा आपकी जो बैटरी सेल होते हैं, ठीक है ना, बैटरी सेल होते हैं जो, वहां पे भी ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि परमाणु भट्टियों में मंदक के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है? मंदक, तो मंदक के रूप में भी ग्रेफाइट का इस्तेमाल है जो किया जाता है। ग्रेफाइट ताप और बिजली का अच्छा चालक होता है, हीरा बुरा चालक होता है, ठीक है ना। और बात करते हैं कोयले की, तो कोयले 4 तरह के होते हैं, ये भी याद रखना है आपने। कोयला 4 तरह का होता है। सबसे घटिया क्वालिटी के कोयलों को हम बोलते हैं पीट का कोयला, ठीक है, या पीट किस्म का कोयला। पिटी हुई चीज कैसी होती है? सबसे घटिया होती है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए सबसे घटिया कोयला कौन सा होता है, तो पीट, ठीक है, याद रखना है। और सबसे अच्छा कोयला कौन सा होता है? सबसे अच्छा क्वालिटी का कोयला होता है एंथ्रासाइट कोयला, ठीक है ना। कौन सा होता है? एंथ्रासाइट कोयला, ठीक है। बाकी किसी और वीडियो में कोयले के बारे में और हम क्वेश्चन करेंगे। कोयले को ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है, काला सोना। इसके अलावा काला सोना हम कच्चे तेल को भी बोल देते हैं। और हरियाणा वालों की एक भैंस है, मुर्रा नस्ल की भैंस, उसको भी वो काला सोना बोल देते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट,
लाल रंग की वस्तुएं हरी रोशनी में कैसी दिखाई देती हैं? तो लाल रंग की वस्तु को अगर आप ग्रीन कलर की रोशनी में देखोगे, यानी हरे रंग का कोई बल्ब दिखाकर देखोगे रेड कलर की वस्तु को, तो वो कैसी दिखेगी? लाल, हरी, रंग बिरंगी या फिर काली? तो इसका सही आंसर है डी, ब्लैक। ठीक है ना। अगर आप लाल रंग की किसी भी वस्तु को हरे रंग का बल्ब जगाकर देखोगे तो वो आपको काली ही दिखेगी। या आप इसको उल्टा भी कर सकते हो, हरे रंग की वस्तु को अगर आप लाल लाइट में देखोगे तो वो कैसी दिखेगी? काली। ठीक है ना, याद रखना है कि और इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7, ये याद रखना है आपने। ठीक है, बाकी कलर के बारे में किसी और वीडियो में भी डिस्कस करेंगे, काफी क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है जी, कौन सी गैस आग को जलाने में सहायक होती है? तो आग को जलाने में हेल्प कौन सी गैस करती है? ये 4 ऑप्शन आपके पास है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ऑक्सीजन, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका सही आंसर है ऑक्सीजन। ठीक है जी, ऑक्सीजन जिसका फॉर्मूला है O2। ठीक है, तो ये हमारे लिए भी काफी उपयोगी है, क्योंकि जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन गैस सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम सांस में ऑक्सीजन गैस को ही अंदर लेते हैं और सांस लेने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम बाहर निकालते हैं। ठीक है ना। पेड़ पौधों में उल्टा होता है, वो उनको कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए होती है और वो ऑक्सीजन जो है वो छोड़ते हैं। ठीक है ना, याद रखना है आपने। और वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस मिलती है? नाइट्रोजन। ठीक है, ये जो नाइट्रोजन गैस है ये वायुमंडल में सबसे अधिक मिलती है 78%, और जो ऑक्सीजन थी, ऑक्सीजन मिलती है 21%। ठीक है, याद रखना है आपने। मीथेन, मीथेन का फार्मूला पूछा जाता है, मीथेन का फार्मूला है CH4, सुपर इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 हम इसको लिख देते हैं, इसका जो चिन्ह है। और वायुमंडल में चौथी सबसे अधिक गैस कौन सी मिलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। चौथे नंबर की सबसे अधिक मिलने वाली गैस है। पहले नंबर पे आपको नाइट्रोजन मिलेगी, ठीक है, दूसरे पे आपको ऑक्सीजन मिलेगी, तीसरे पे मिलेगी आपको आर्गन। ठीक है, तीसरे नंबर पे आपको कौन सी मिलेगी? आर्गन गैस मिलती है, और चौथे पे मिलेगी आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितनी मिलती है वायुमंडल में? तो ये मिलती है 0.03%। याद रखना है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि वायुमंडल में कितने परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है? 0.03%। ओके, तो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है आज का, कौन सी गैस सोडा वाटर बनाने में प्रयोग की जाती है? सोडा वाटर बनाने में कौन सी गैस का इस्तेमाल किया जाता है? तो ये 4 ऑप्शन आपके पास है, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियोन और रेडॉन। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, सोडा वाटर यानी CO2, सॉरी, सोडा वाटर में कौन सी गैस इस्तेमाल होती है? कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। सोडा वाटर की जगह अगर वो आपसे पूछे शीतल पे, ठीक है ना, शीतल पे यानी आपकी जो कोल्ड ड्रिंक है, ठीक है ना, कोल्ड ड्रिंक जो माउंटेन ड्यू, लिम्का वगैरह जो भी आप पीते हो, ठीक है, आपकी जो फेवरेट है, उसमें कौन सी गैस इस्तेमाल की जाती है? CO2। ठीक है, याद रखना है आपने, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और यहाँ पे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन आपको पता है 78% वायुमंडल में मिलती है, जो सबसे ज्यादा है। कार्बन डाइऑक्साइड चौथे नंबर की सबसे ज्यादा मिलने वाली गैस है, और कितनी मिलती है? 0.03%। अभी मैं आपको बता के हटाऊं। नियोन गैस भी मिलती है, ये 5वीं सबसे ज्यादा मिलने वाली गैस है वायुमंडल में, और रेडॉन गैस वायुमंडल में मिलती ही नहीं है। तो ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट आ जाता है, कौन सी गैस है जो वायुमंडल में नहीं मिलती? तो वायुमंडल में रेडॉन गैस नहीं मिलेगी भाई। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। कैसी लगी है, कैसे क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं, आपने जरूर बताना है। और एक इंपॉर्टेंट मैसेज ये है, काफी स्टूडेंट कल मैंने वीडियो डाली थी कि हम 27 मार्च का टारगेट फिट कर रहे हैं, सेट कर रहे हैं, तो काफी स्टूडेंट ने मैसेज किया कि सर 27 मार्च को एग्जाम नहीं होगा। तो भाई एग्जाम, चलो मैं मान लेता हूं आपकी बात, 27 मार्च को एग्जाम नहीं होगा, पर पढ़ने में आपका क्या जा रहा है? ठीक है, दूसरी बात, अगर आप तैयारी नहीं रखोगे और 27 मार्च को एग्जाम आ गया, फिर कहाँ जाओगे? सही है ना बात? तो अपनी तैयारी को हल्का हल्का जो है कंटिन्यू रखो, एग्जाम जैसे आएगा तैयारी को हम अलग लेवल पे लेके चले जाएंगे। ठीक है ना, तो टेंशन फ्री रहो। और अगर आप ऑफलाइन भी पढ़ना चाहते हो तो आप एकेडमी में आ सकते हो, यहाँ पे आपकी कोई भी फीस नहीं है। ठीक है, क्योंकि कल मैंने आपको वीडियो में सारा बता दिया था क्या समस्या है जो आर्मी वाले स्टूडेंट अब फेस कर रहे हैं। ठीक है, तो वो दर्द हम भी समझते हैं भाई, तो टेंशन फ्री रहो। ऑनलाइन करनी है तैयारी, ऑनलाइन करो, वहां पे भी कोई कमी नहीं हम छोड़ेंगे ऑनलाइन में, ऑफलाइन में भी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है जी, थैंक यू।